तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी और चिनजाओ तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लूफी चिनजाओ पर भारी पड़ जाता है और चिनजाओ नॉकआउट हो जाता है और लूफी की फिस्ट के प्रेशर की वजह से इसका सर वापस से शार्प हो जाता है। ये देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और चिनजाओ बेहोश होकर सर के बल नीचे जमीन पर गिर जाता है और इसके इस शार्प ड्रिल की वजह से बैटल एरिना 2 हिस्सों में टूट जाती है। चिनजाओ मैदान के बाहर फेंके जाने की वजह से एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों, और सारे लोग लूफी को चीयर करने लगते हैं। लूसी द ग्लैडिएटर क्या आदमी है ये दोस्तों, इस बंदे ने एक लेजेंड को हराकर ब्लॉक सी के बैटल को जीत लिया है। और लूफी अपना विक्ट्री साइन परफॉर्म करता है और सारी ऑडियंस लूसी के नारे लगाने लगती है और लूफी एक स्माइल करता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि लूसी इतनी आगे तक जाएगा, ये बहुत ही चौंकाने वाली एंडिंग थी। ये सब देखकर कैवेंडिश बहुत गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं आता एक फेक नाम से भी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। बस एक बार यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा स्ट्रॉ हैट। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हें उससे मारने नहीं दूंगा कैवेंडिश। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा बार्टोलोमियो। हाँ जरूर, कोशिश करके देख लो। पहले में ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या लूसी इस चैंपियनशिप और मेरा फ्रूट को जीत पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब ब्लॉक ए का विनर जीसस बर्गेस जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का एक मेंबर है। ब्लॉक बी का विनर है बार्टोलोमियो जो कि बार्टो क्लब पायरेट ग्रुप का कैप्टन है और ब्लॉक सी का विनर है लूसी द ग्लैडिएटर, हम सभी का फेवरेट। और अब सिर्फ एक इंसान की जगह बची हुई है और बैटल अरीना के डैमेज हो जाने की वजह से ब्लॉक डी का मैच 15 मिनट्स बाद शुरू होगा। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि बैटल अरीना से वापस आ रहा होता है, पर तभी कैवेंडिश इसके सामने आ जाता है और लूफी पर अपनी तलवार से हमला कर देता है जिससे लूफी लगातार डॉज करता जाता है। तुम इस बार नहीं बच सकते स्ट्रॉ हैट। और बार्टोलोमियो इस बात को सुन लेता है और बार्टोलोमियो कैवेंडिश और लूसी को देखने लगता है और तभी 2 लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं। अरे यार वो फिर से स्ट्रॉ हैट चिल्ला रहा है। और स्ट्रॉ हैट वही पायरेट है जो कि 2 साल पहले अपने भाई की जान तक नहीं बचा पाया। हाँ ये तो कोई भी कर सकता है। बार्टोलोमियो इस बात को सुन लेता है और इस आदमी को अपने बैरियर से दबा देता है। अबे पागल, ये क्या कर रहे हो? सुन मेरी बात, स्ट्रॉ हैट पायरेट किंग जरूर बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बार्टोलोमियो स्ट्रॉ हैट का इतना बड़ा फैन कैसे बन गया। आप सभी को लॉकडाउन वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा जब बगी लूफी का एग्जीक्यूशन करने वाला होता है, जहाँ पर रॉजर का एग्जीक्यूशन किया गया था, लेकिन तभी एक बिजली गिरती है और लूफी बच जाता है। उसी वक्त से बार्टोलोमियो लूफी का बहुत बड़ा फैन बन गया था। ये लूफी के सारे इंसिडेंट्स पे नजर रख रहा था, चाहे वो एनीज लॉबी हो, चाहे वो एम्पल टाउन हो, मरीन फूड हो, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं सभी पर नजर रखता है और उन सभी का वांटेड पोस्टर अपने पास रखता है। बार्टोलोमियो इतना ज्यादा तगड़ा फैन होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का। अगर तुमने दोबारा से लूफी सेनपाई के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान बीच में से काट दूंगा। और लूफी और कैवेंडिश आपस में जब लड़ रहे होते हैं तभी साइबू और चिनजाओ यहाँ पर आ जाते हैं और चिनजाओ सर झुकाकर लूफी का शुक्रिया अदा करता है। बार्टोलोमियो ये सब कुछ देख रहा होता है पर बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इतना ज्यादा नर्वस कि इसके करीब भी नहीं जा पाता है। ओए स्ट्रॉ हैट, हमारे ग्रैंडपा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भाई मुझे अकेला छोड़ दो यार, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। और चिनजाओ सर झुकाकर लूफी का शुक्रिया अदा करता है। अब गर्भ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं बची है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ बच्चे। पर लूफी डर जाता है, इसे लगता है कि चिनजाओ इस पर हमला करने वाला है और लूफी यहाँ से भाग जाता है। कैवेंडिश भी इसका पीछा करता है और बार्टोलोमियो लूफी को भागता हुआ देखकर पागल ही हो जाता है। तो अभी अभी मेरे पास से गुजरा और बार्टोलोमियो भी इनका पीछा करने लगता है। आखिर अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँ? मैं इससे बात करना चाहता हूँ। और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और चिनजाओ अपने मन में कहता है कि मेरी ड्रिल को ठीक करने के लिए मैं अपने पोते की हापो नेवी को तुम्हारे अंडर में करना चाहता हूँ स्ट्रॉ हैट। पर लूफी यहाँ से भाग जाता है और रेबेका इसका हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगती है। तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन हो चुके हैं, मुझे फॉलो करो। और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी लूफी को ब्लैक बियर्ड के हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम बर्गेस को देखते हैं जो कि ब्लैक बियर्ड से बोल रहा होता है कि मुझे आओकीजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे एक सेकंड कैप्टन, यहाँ पर स्ट्रॉ हैट है। स्ट्रॉ हैट, हाँ बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर लूफी सीरियस हो जाता है। मैंने सुना है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो स्ट्रॉ हैट, हाँ पर मेरा आदमी यानी कि बर्गेस उस फ्लेयर फ्रूट को जीतने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसे जीतना ऐसा है जैसे कि इस मेरे ही ग्रुप में मौजूद हो गया हो क्योंकि पास्ट में उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। ये सब सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग वो आखिरी इंसान हो जिसे मैं एस का डेविल फ्रूट देना चाहूंगा। और बर्गेस लूफी से कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ से जाने लगता है। रेबेका भी यहाँ से जाने लगती है और तभी लूफी खाने के एक स्टॉल पर जाकर रुक जाता है और वहाँ के सारे सैंपल्स को खा जाता है। अरे तुम तो बस खाए जा रहे हो, कुछ खरीदने नहीं वाले है ना। भाई मुफ्त खो रही लूफी। तभी रेबेका यहाँ पर आ जाती है। मुझे माफ करना मैम, लूसी तुम कौन सा खरीदना चाहते हो? क्या तुम मुझे ये दिलाने वाली हो? और रेबेका अपने सारे पैसों से लूफी को वो लंच खरीद कर देती है और लूफी इसका शुक्रिया अदा करता है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी रेबेका? और तभी रेबेका को अपना पास्ट याद आ जाता है और तभी एक इंसान लूफी को पीछे से पकड़ लेता है। अरे ये कौन है? रेबेका प्लीज मुझे बचाओ, इसे जान से मार दो। पर रेबेका लूफी को ही जान से मारने की कोशिश करती है लेकिन लूफी आराम से बच जाता है और रेबेका को धर लेता है। शायद मैं पकड़ी गई, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। पर लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुमने मुझे नाश्ता खरीद कर दिया था। पर एक सेकंड, मैंने अभी तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। पर तुम मुझे मार तो नहीं पाई ना? बात ही
पर खत्म हो जाती है। और सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारना चाहती थी। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि उसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, जिससे पता चलता है कि रेबेका तुम उसके लेवल की हो ही नहीं। और अगर हमने एक डेविल फ्रूट ईटर को यहाँ पर मार दिया तो हमारे पास अभी भी एक उम्मीद बाकी है। अरे भाई तुम कौन हो? तुम अमीज हो क्या? अबे ओ, हम अमीज नहीं है, हम जख्मी ग्लैडिएटर्स हैं। और ये सब वही लोग हैं जो कि डॉन क्यूटी फैमिली के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिन्हें कैद कर लिया गया है। और इनके किंग यानी कि डोफ्लामिंगो ने इनसे ये प्रॉमिस किया है कि अगर ये लोग 1000 मैच जीत जाते हैं तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा, जो कि ये लोग किसी भी हालत में नहीं कर पाते। हमें से जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी उसे मार दिया गया। हाँ, और अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। और ये बताता है कि आज से 10 साल पहले यानी कि डोफ्लामिंगो के यहाँ पर आने से पहले सब कुछ अलग था और इस किंगडम की डार्क और ब्राइट दोनों साइड्स हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज का कंपटीशन जीतना चाहती हूँ और फ्लेयर फ्रूट की पावर का यूज करके डोफ्लामिंगो को मारना चाहती हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं बस अपना कंपटीशन कम करना चाहती थी लूफी। मेरा मतलब है लूसी। आज इस टॉय सोल्जर की आर्मी यहाँ पर आने वाली है और डोफ्लामिंगो के खिलाफ लड़ाई का आगाज करके हमें यहाँ से आजाद करेगी। वो इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा है, पर मैं ये काम उससे पहले करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब मुझे कोई और प्रोटेक्ट करे। और लूफी इसकी सारी बातें गौर से सुन रहा होता है और रेबेका रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि इस बार मैं सोल्जर चान को बचाना चाहती हूँ। और सोल्जर का नाम सुनकर क्या सोल्जर? हाँ, दरअसल वो एक टांग वाला सोल्जर है। जिस पर लूफी को याद आता है कि ये पहले उससे मिल चुका है। और ग्लैडिएटर लूफी से कहने लगता है कि हमें कोलोसियम के बाहर जाना अलाउड नहीं है और बाहर जो भी चल रहा है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यार एक जीता जागता टॉय मेरे लिए बहुत अजीब है। मैं समझ सकती हूँ, तुम यहाँ की नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वो सभी इंसानों की तरह ही हैं और हमारे दोस्त भी हैं। जिन लोगों के सिबलिंग्स नहीं हैं वो उनके सिबलिंग्स हैं और जिनके लवर्स नहीं हैं उनके लवर्स भी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम सभी को साथ में रहने की आजादी क्यों नहीं है। जब मैंने अपनी माँ को खो दिया था तो सोल्जर सान ने ही मेरी परवरिश की थी और वो मेरे लिए मेरे पिता के समान है। लूफी ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। तो इंतजार करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बैटल एरिना पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। ये सुनकर रेबेका यहाँ से जाने लगती है ब्लॉक डी की फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए और लूफी को जमीन पर पड़ा हुआ खाना खाते हुए देखकर कहती है, लूसी ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दरअसल लड़ाई के दौरान मेरा लंच बॉक्स नीचे जमीन पर गिर गया था, पर अभी भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और रेबेका मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरे लिए अपने सारे पैसे खर्च करने पड़े हैं ना, तो मुझे किसी कैदी की तरह नहीं लगती हो रेबेका, और प्लीज दोबारा से मुझे खाना खरीद कर जरूर देना। हाँ और रेबेका यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए लूफी से कहती है कि फाइनल्स में मिलते हैं। अरे हाँ जरूर, गुड लक। और रेबेका बैटल एरिना की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने अतीत को याद करने लगती है और हम रेबेका की बैक स्टोरी को देखते हैं। रेबेका अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। ये लोग फूलों को इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेचा करते थे और आराम से अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर एक रात सब कुछ बदल जाता है। किंग रिको आर्मी के लोग इनके टाउन में आग लगा देते हैं जहाँ पर ये लोग रहते थे और सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज इसे रोक दो, आखिर हमारा राजा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। और चारों तरफ आग लग जाती है। रेबेका और उसकी माँ दूर खड़े होके ये सब कुछ देख रहे होते हैं। आखिर ये सब इस कंट्री में हो क्या रहा है। और रेबेका को लेकर यहाँ से भागने लगती है और पीछे से एक गार्ड इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कुछ लोग इनके पीछे पड़े होते हैं। और तभी ये गार्ड कहता है, लेडी स्कारलेट प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए। पर ये लोग इस गार्ड को मार देते हैं और इनमें से एक डियामांटे था। और तभी इनके बीच में सोल्जर आ जाता है और इन सब पर हमला करने लगता है। जितना दूर हो सके प्लीज उतना दूर चले जाइए, मैंने संभालता हूँ। और कुछ दिनों बाद हम फ्लावर फील्ड में देखते हैं जहाँ पर रेबेका और उसकी मॉम बैठी होती हैं। मम्मी मुझे भूख लगी है। और इन दोनों ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया होता है और स्कारलेट रेबेका को पेड़ के नीचे ही रखकर टाउन में चली जाती है कुछ खाना वगैरह लेके आने के लिए। पर तभी रास्ते में ही इसे कोई गोली मार देता है और रेबेका अपनी माँ के इंतजार में अकेली बैठी रहती है। और तभी वो टॉय सोल्जर यहाँ पर आ जाता है इसकी माँ की लाश को लेकर। मुझे माफ कर देना, मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। रेबेका तुम्हारी माँ ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा, मुझे माफ करना। पर रेबेका उस खाने को छोड़कर अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और स्कारलेट को उठाने की कोशिश करती है। रेबेका और उसकी माँ एक नोबल है, यानी कि ये लोग राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं और ड्रेस रोजा का नया राजा पिछले राजा की फैमिली मेंबर्स को मार देना चाहता है, इसलिए वो गुंडे इन दोनों के पीछे पड़े होते हैं इन्हें मारने के लिए। मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया पर मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा रेबेका, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और डोफ्लामिंगो ड्रेस रोजा का नया राजा बन जाता है और उसी दिन से उस टॉय सोल्जर ने रेबेका को पाल पोस कर बड़ा किया। दिन रात मेहनत करता था ताकि रेबेका को खिला पिला सके और रेबेका को हर मुश्किल से बचाता था और इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, बिल्कुल किसी पिता की तरह इसकी छोटी सी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा करता था। और रेबेका को लेकर उस टाउन से बहुत दूर चला जाता है ताकि डोफ्लामिंगो के आदमी इसे ढूंढ ना पाए और दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजरने लगती है क्योंकि अब रेबेका को उसके पिता के जैसा कोई मिल गया था और अब रेबेका भी खुश रहने लगी थी। और थोड़े सालों बाद रेबेका बड़ी हो जाती है और कुछ लोग इसे किडनैप कर लेते हैं और इसे लेकर जाने लगते हैं और टॉय सोल्जर रेबेका को बचा लेता है और टॉय सोल्जर रेबेका को लड़ना सिखाता है ताकि जब भी ये मुश्किल में हो तो खुद की रक्षा कर सके। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रेबेका बैटल एरिना की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि वो हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मेरी जान बहुत बार बचाई है। तो अब जो आ रही है उसे फैंटम प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किंग रिको की ग्रैंड चाइल्ड रेबेका।
पर सारी ऑडियंस रेबेका का विरोध करती है और उसे और उसकी फैमिली को भला बुरा कहते हैं। ये सब देखकर रेबेका रोने लगती है और लूफी ये सब कुछ कोलोसियम के अंदर से देख रहा होता है। ये क्या भाई, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये सभी लोग रेबेका से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो तो बहुत ही अच्छी इंसान है, उसने मुझे पेट भर के खाना भी खिलाया। हाँ मैं जानता हूँ। और उसके दादा यानी कि किंग रिकू से पूरी कंट्री के लोग नफरत करते हैं, जो कि यहाँ के पहले किंग हुआ करते थे। ये सुनकर लूफी हैरान हो जाता है और ऑडियंस में मौजूद सभी लोग रेबेका को गालियां देने लगते हैं, इसके खानदान के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। ये सब देखकर रेबेका रोने लगती है। उसकी ग्रैंडपा ने जो कुछ भी किया, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ तुमने सही कहा। माना उसके दादाजी ने पास्ट में बहुत कुछ किया, पर इन सभी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रेबेका ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर उसने फ्लेयर फ्रूट को जीत लिया तो चीजें थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और तभी एक आदमी रेबेका से कहता है, पूरी कंट्री के लोग तुमसे नफरत करते हैं, सिवाय तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे के, रेबेका जान। वो लोग तो तुमसे बार्टोलोमियो से भी ज्यादा नफरत करते हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है और कैवेंडिश चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत अच्छा। ये सुनकर सारी ऑडियंस खामोश हो जाती है और स्टाइल से रिंग के अंदर एंट्री मारता है। तुम सबको खुद पर शर्म आनी चाहिए। और कैवेंडिश को देखकर सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। आज भी ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है दोस्तों, जैसा कि 3 साल पहले हम सभी ने कैवेंडिश के बारे में सुना था। और ऑडियंस की लड़कियां इससे कहती हैं कि कैवेंडिश इस रेबेका को एक सबक सिखाओ। ये सब सुनकर कैवेंडिश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर ऑडियंस के लोग हैरान और खामोश हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग इससे इतनी नफरत क्यों करते हो, पर वो एक जवान लड़की है जिसने रिंग के अंदर आकर अपनी जान को जोखिम में डाला है। तुम लोगों ने अपनी जान को दांव पर नहीं लगाया है, तो तुम्हें इसे भला बुरा कहने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम सच में इसे मारना चाहते हो तो अपने हथियार उठाओ और यहाँ पर आकर इस काम को खुद पूरा करो। और इसकी ये लाइन ऑडियंस के मुंह पर एक तमाचा होता है और सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तुम सभी की बातें खोखली हैं, जिनमें कोई वजन नहीं, तुम में दम नहीं। एक वॉरियर की जिंदगी और मौत कोई खेल तमाशा नहीं है। और ये सब सुनकर लूफी भी कहता है, ये कैबिज ने बिल्कुल सही कहा, मैं इंप्रेस हो गया। हालांकि मुझे वो अब भी पसंद नहीं है। और इसकी इस नोबल लाइन को सुनकर सारी ऑडियंस कैवेंडिश को चीयर अप करने लगती है और इसकी तारीफ करने लगते हैं। और ऑडियंस कहती है कि हमें अब रेबेका के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऑडियंस के लोग कैवेंडिश से इंप्रेस हो जाते हैं। अरे यार, ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैवेंडिश, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा, पर इसे भूल जाओ क्योंकि अब हमें एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉक डी के बैटल ग्राउंड का मैच अब शुरू किया जाए। ब्लॉक डी का मैच शुरू हो जाता है और सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ग्रीन बिट के अंदर लॉर्ड डोफ्लामिंगो से कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है डोफ्लामिंगो, पर वो लोग जो कि अपने फायदे के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं, उसे धोखा दे सकते हैं, वो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। ये सुनकर डोफ्लामिंगो रुक जाता है। हाँ तो क्या हुआ फिर? हाँ? और ऐसा बोलकर लॉ पर हमला कर देता है। दोबारा इस पर हमला करता है और लॉ दोबारा से बचने की कोशिश करता है, पर डोफ्लामिंगो लॉ को एक पेड़ से बांध देता है। हे लॉ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले मुझे सीजर और उसका दिल वापस कर दो। लगता है सीजर और वो स्माइल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर स्माइल के कार्डियो तुम्हें मार देगा, है ना? और तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर डोफ्लामिंगो इस पर दोबारा से हमला कर देता है और लॉ अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके रूम शैम्बल्स का यूज करके यहाँ से बचकर भागने लगता है। पर डोफ्लामिंगो दोबारा से इसे पकड़ लेता है और जैसे ही लॉ को मारने वाला होता है तभी फूजीतोरा यहाँ पर आ जाता है और इसके अटैक को रोकते हुए इन दोनों पर अपनी पावर से हमला करता है। फूजीतोरा, आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ? मुझे यहाँ पर इसे अरेस्ट करने के लिए भेजा गया था, ना कि इसे मारने के लिए। जिस पर डोफ्लामिंगो को गुस्सा आ जाता है। ठीक है। और लॉ से सीजर का हार्ट वापस ले लेता है। लगता है तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है लॉ, क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहते हो? हाँ? और फ्लावर फील्ड के नीचे लियो, टोंटाटा एयरलाइन और उसॉप और रॉबिन, ये सभी लोग फ्लावर फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सभी लोग किंग रिकू आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। और लियो बोलता है कि हम हमारे हीरो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर टोंटाटा किंगडम के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फ्रैंकी भी यहाँ पर आ जाता है। की हाल चाल है? कमांडर, अब वक्त आ चुका है। ये बैटल किंग रिकू के शान और शौकत को वापस लेने के लिए है, जिन्हें 10 साल पहले उनकी गद्दी से उतार दिया गया था। और ये लड़ाई हमारी आजादी के लिए भी है। उस दिन डोफ्लामिंगो ने हमारी कंट्री में आकर हमसे हमारा सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया था, जिसके लिए हम उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। हाँ, तुमने सही कहा टॉय सोल्जर। हम लोगों ने अपने प्लान को तैयार करने के लिए पूरा 1 साल लगाया है। हालांकि वो एक वॉरलॉर्ड का पायरेट ग्रुप है, पर हम उन्हें हरा सकते हैं। और टोंटाटा किंगडम के सभी लोग जोश में आ जाते हैं और उसॉप अपने मन में कहता है, मुझे इनके प्लान को बहुत बारीकी से सुनना होगा और सही मौका देखकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। साला डरपोक ये उसॉप भाग जाता है ये। और अरासिया टाउन में हम उस फेरी और जोरो को देखते हैं। जोरोलैंड, हम बहुत ही जल्दी लेफ्ट में मुड़ने वाले हैं और लेफ्ट साइड वो है जहाँ पर तुम्हारी कोई भी तलवार नहीं है। हे, क्या तुझे मेरे लेफ्ट और राइट में भी भरोसा नहीं है क्या? हाँ? तुम्हारी शिप पर जिसने हमला किया था वो डोंक्योटी फैमिली की गियोला है, जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। वो टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स जिसने पूरी ड्रेस रोजा आर्मी को आज से 10 साल पहले तबाह कर दिया था, जिनके नाम है ट्रेबल, डियामांटे और पीका। मैं उन तीनों के चेहरे कभी नहीं भूल सकती हूँ। क्या 10
10 साल पहले? तो तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 27 साल की हूँ। ये सुनकर जोरो चौंक जाता है कि भाई ये 27 साल की है। और सांजी और किनेमोन जोरो की आवाज को सुन लेते हैं। सभी लोग आपस में मिलते हैं और जोरो किनेमोन और सांजी को 1000 सनी के बारे में बताता है कि उस पर हमला हो चुका है। ये सुनकर सांजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और सनी पर जाने लगता है। सांजी रुक जाओ, पहले हमें लूफी को इसके बारे में बताना होगा। तभी वॉयलेट यहाँ पर आ जाती है। सांची, मेरी सोनिए, कैसे हो वॉयलेट चान? मैंने अभी अभी अपनी कॉलीग गियोला को तुम्हारी शिप को हाईजैक करते हुए देखा है और वो लोग ग्रीन बीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा तुमने? और कोलोसियम के अंदर मैं यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे जीतना ही होगा ताकि मैं उस फ्लेयर फ्रूट को जीत कर डोफ्लामिंगो को हरा सकूं। मैं इस बार सोल्जर को बचाना चाहती हूँ। और कुछ लोग रेबेका को मारने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि रेबेका, यहाँ के सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं इस कंट्री का हीरो बन जाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये चारों लोग रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और लूफी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। भाई ये तो गलत बात है यार, वो 5 आदमी मिलकर रेबेका पर एक साथ हमला कर रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। हाँ, तुमने सही कहा। जब भी रेबेका कंपटीशन में एंटर करती है उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सभी लोग पहले उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि रेबेका को मारकर कोलोसियम का एंटरटेनमेंट कर सके। हाँ, इसने सही कहा। कोलोसियम की सभी लोग रेबेका को पिटता हुआ देखना चाहते हैं, इससे उन्हें मजा आता है। रेबेका, इनकी बैंड बजा दो, हारना मत। और सभी लोग रेबेका को चीयर अप करने लगते हैं और ये चारों रेबेका पर हमला कर देते हैं, पर रेबेका एक एक करके इन चारों को ढेर कर देती है। मैं हार नहीं मानने वाली, मैं इस कंपटीशन को जीत कर ही रहूंगी। और यहाँ पर फूजितोरा लॉ के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे कि लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये 800 साल पहले की बात है लॉ, जब 20 देशों के राजा ने मिलकर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिसे आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और उस 20 देशों के राजाओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो सभी लोग जाकर होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस में रहेंगे। और एलाबास्ता के अंदर विवी के पूर्वजों ने मैरी जॉयस में जाने से मना कर दिया, इसलिए अब वहाँ पर सिर्फ 19 राजा ही बचे थे जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर चले गए थे। और जिन लोगों ने उसे बनाया था उन लोगों के वंशज आज भी वहाँ पर रहते हैं, जो कि दुनिया पर राज करते हैं और आज उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये 19 राजा वहाँ पर चले गए थे तो इनकी कंट्री के लोगों के पास कोई भी राजा नहीं बचा था और उस 19 देशों के लोगों ने मिलकर अपना अपना राजा चुनना शुरू कर दिया। ड्रेसरोजा के लोगों ने किंग रिकू को अपना राजा चुन लिया था, क्योंकि ड्रेसरोजा के पहले राजा वह होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस में चले गए थे, जिनकी फैमिली का नाम था डॉन कीहोटे, यानी कि डोफ्लामिंगो के पूर्वज। ये सुनकर लॉ हैरान हो जाता है। इसका मतलब है कि तुम और सनी के ऊपर सब कुछ बदल चुका है। अरे गियोला यार, शिप को रोको, हमें ग्रीन बीट के ऊपर नहीं जाना है, हमें वहाँ पर देकर लॉ चौंक जाएगा। ब्रुक तो बदल चुका है, अब ये मत कहना कि तुम भी बोनिकीची, तुम खुद को एक सोर्समैन बुलाते हो है ना, और तुम अपने दोस्तों को ही धोखा दे रहे हो। अभी अभी मुझे ये एहसास हुआ कि आखिरकार मैं भी तो एक कलाकार ही हूँ। सोल किंग, तुमने सही कहा, ये आम लोग एक आर्ट को कभी नहीं समझ सकते हैं। और शिप और इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अपना ब्रूक भी गियोला की साइड हो चुका है और दोनों नाच रहे होते हैं। अब 10 मिनट के अंदर ही ये सारे लोग मेरी आर्ट में बदल जाएंगे। और सभी लोग ये सुनकर रोने लगते हैं। बोनिकीची, हमारी मदद करो। ब्रूक, पागल बनना बंद करो, हमारी मदद करो। क्या मैं कोई सॉन्ग प्ले करूँ क्या तुम्हारे लिए? हाँ सुंदर लड़की। हाँ जरूर, क्यों नहीं सोल किंग, पर उसके लिए तुम्हें मेरे वॉयलिन को ठीक करना होगा गियोला चान। हाँ जरूर, ये लो। और ब्रूक के वॉयलिन को ठीक कर देती है। ब्रुक, मैं धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा हूँ। चलो अब जल्दी से मेरे लिए हनी सिंह का एक गाना बजाओ। जिस पर ब्रूक इसके पास से गुजर जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही काट दिया है। काट दिया है? और ब्रूक पेंटिंग सॉन्ग बैम्बू फ्रूट स्लाइस नाम का एक अटैक यूज करता है। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी आर्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और ब्रूक के अटैक की वजह से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और कोलोसियम के बाहर जोरो उस फेरी के साथ खड़ा होता है। और हम थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर सांची जोरो से कहता है, मुझे नामी सान की फिक्र तुमसे पहले होने लगी थी जोरो, इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी नामी मेरे टाइप की नहीं। किनेमोन, ये उस टॉय हाउस तक जाने का मैप है दोस्त, इसी जगह पर तुम्हारे फ्रेंड को रखा गया है और इन्हें एक ट्रांसपोंडर स्नेल भी दे देता है। जब तुम लूफी को देख लो तुम लोग मुझे इस पर कॉल करना, मैं सनी पर ही रहने वाला हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। किनेमोन, अब हम लूफी तक कैसे पहुँचेंगे? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहता। ये जगह तो चारों तरफ से ब्लॉक है भाई, और मुझे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इस दीवार को ही काट देता हूँ। अबे आओ छोटी बच्ची, मैंने कहा शांति से काम करना है। ठीक है, मैं धीरे से काट दूंगा, क्या दिक्कत है? अबे आओ, मेरा मतलब वो नहीं है बेवकूफ। और बार्टोलोमियो यहाँ से गुजर रहा होता है और तभी इसकी नजर जोरो पर पड़ जाती है। अरे ये तो पायरेट हंटर जोरो है ना। जोरो सेनपाई, इसने विस्की पीक में 100 लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और एनिस लॉबी के अंदर भी तबाही मचाती थी। इसने स्ट्रॉ हैट को हमेशा सपोर्ट किया है और लूफी सेनपाई का राइट हैंड है और इसे एक वाइस कैप्टन के रूप में कंसीडर किया जाता है। और बार्टोलोमियो खुशी के मारे रोने लगता है। ये कितना कूल है जोरो सेनपाई। और ये सारी बातें जोरो और किनेमोन सुन लेते हैं। जोरो पाजी, क्या आप इसे जानते हो क्या? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये आदमी। और यहाँ पर लूफी रेबेका को चीयर अप कर रहा होता है। कम ऑन रेबेका, तुम ये कर सकती हो। अरे ये तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। यहाँ पर सनी के ऊपर चॉपर, नामी, मोमो ब्रूक का शुक्रिया अदा करते हैं और तभी ब्रूक कुछ ऐसा कर देता है कि नामी इसकी अच्छे से धुलाई कर देती है। ओए ब्रूक, जाओ से हैंडकफ्स पहना दे। क्या मैं करूँ ये? हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये चीज मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये काम तुम कर लो ना यार प्लीज। हाँ नामी, तुम
इकलौते हो जिसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है। मैंने कहा करो इसे, समझ नहीं आता तुम्हें? तभी गियोला उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और मोमो इस चीज का फायदा उठा लेता है। सोल किंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझ पर हमला करने की? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया हाँ? और अपना एक खतरनाक अटैक इन लोगों पर कर देती है। भाई मोमो साला ये पिट जाएगा मेरे से भाई। और शिप के ऊपर बहुत ही कलरफुल बादल छा जाते हैं हेवन स्टोर आर्ट। और शिप के चारों ओर एक कलरफुल और अजीब सा रेनबो जैसा जंगल बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावना और अजीब लगता है। और गियोला शैतानों की तरह हंसने लगती है, ये मेरा हेवन स्टोर आर्ट है। जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और गियोला इन सभी से कहती है, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट को देखकर मरने वाले हो। और इसी के साथ इस सीरीज का 77वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और सॉरी गाइज, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लाइट ही नहीं थी और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो ही बन पाई थी। तो गाइज उसके लिए प्लीज माफ कर देना। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 24 के लाइक्स, और इसका अगला पार्ट कल ही रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी वो आपके ऊपर है, आपको जितने भी कमेंट्स करने हैं आप कर सकते हैं। देखते हैं गाइज आप लोग कितने ज्यादा कमेंट्स कर सकते हो, 10,000, 20,000, 30,000, 40 या फिर 50,000। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।